वेलकम स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और इससे पहले की जो क्लास थी हमारी ग्रामर की फर्स्ट क्लास, उसके अंदर हमने पढ़े थे यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर भाषा की छोटी छोटी इकाइयों के बारे में। और वहाँ उस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो सेंटेंसेस है हमारे, वो सेंटेंसेस जो है वो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। और जो वाक्यों की रचनाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, वो इसको इस भाग के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सेंटेंसेस है वो कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो वाक्यों के प्रकार है उसको हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। इंग्लिश भाषा के अंदर वाक्य जो है वो सबसे बड़ी इकाई है। और अंग्रेजी में वाक्यों का निर्धारण जो है वो सेंटेंसेस जो वो कितने प्रकार के होते हैं उसको दो प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो है कि वाक्य जो है उनके जो वाक्य का मीनिंग्स निकलता है, उस मीनिंग के आधार पर हम लोग वाक्यों के प्रकारों को पढ़ते हैं। और दूसरा जो है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वाक्यों का, वाक्यों की रचना जो होती है उसके आधार पर वाक्यों को डिवाइडेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग वाक्यों के प्रकार जो है उनको दो अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर वाक्य की जो है वो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। और इसे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर वाक्यों की जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझेंगे कि अलग अलग वाक्यों की रचनाएं किस प्रकार से होती है। तो आज की इस कक्षा में हम अर्थों यानी मीनिंग्स के आधार पर वाक्यों के प्रकार का अध्ययन करेंगे और अर्थों के आधार पर वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं उनको इनके अंदर डिस्कस करेंगे। अर्थों के आधार पर यानी जो मीनिंग, वाक्य जो मीनिंग देता है उस मीनिंग के आधार पर वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंसेस जो वो होते हैं। और उन 5 प्रकार के वाक्यों के सेंटेंसेस के नाम जो है वो आपको याद होना चाहिए। पहला नाम है असर्टिव, और दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है इम्पेरेटिव, और चौथा है ऑप्टेटिव, और फिफ्थ सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी। इनके प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण यहाँ पर लिखे हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हैं जो अलग अलग प्रकार के अर्थ देते हैं हमें। तो अर्थों के आधार पर इनको वाक्यों को पढ़ेंगे। तो असर्टिव वाक्य जो है वो होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं साधारण प्रकार के वाक्य, सिंपल वाक्य जो है उनको असर्टिव बोलते हैं। और इंटेरोगेटिव वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। इम्पेरेटिव वाक्य जो है वो आदेश या विनम्रता बोधक वाक्य कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो वो इच्छा आशीर्वाद बोधक वाक्य कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी जो है वो अचानक ही मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव जो है विस्मय से संबंधित, जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, खुशी होती है, दुख होता है, बहुत अधिक अचानक ही उत्पन्न होने वाले भाव जो उनको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये वाक्य जो है वो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के वाक्य हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ हम सबसे पहले फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस जो है हमारे असर्टिव जो है उनको समझेंगे कि असर्टिव वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। वाक्यों की इस श्रेणी के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों को रखा जाता है। कुछ वाक्य सकारात्मक होते हैं, इनके उच्चारण भी यहाँ लिखे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों को इस श्रेणी के अंदर रख सकते हैं हम लोग। इस असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस उनमें रखते हैं कि जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उनको रखा जाता है असर्टिव के अंदर, उनको भी असर्टिव बोला जाता है। और नेगेटिव जो है नकारात्मक वाक्य, दोनों को ही इस श्रेणी के अंदर हम लोग रखते हैं। तो ये है पहला प्रकार जो वाक्यों का असर्टिव वाक्य। साधारण वाक्य जो है वो साधारण कथन प्रस्तुत करते हैं, जो सिंपल सेंटेंस है जिनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दो प्रकार के हम लोग पढ़े हैं। तो साधारण वाक्य जो है वो साधारण कथन प्रस्तुत करते हैं, जबकि नकारात्मक वाक्य जो है उन वाक्यों को कहा जाता है जिनमें नकारात्मक कथन प्रस्तुत किया जाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट जो वो दी जाती है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तथा इन प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद में नोट का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस जो वो साधारण कथन करते हैं, नेगेटिव जो है नकारात्मक सेंटेंस जो वो नेगेटिव होते हैं। तो जैसे देखो सकारात्मक वाक्यों का यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हमने, दिस इज ए मैंगो ट्री, यह एक आम का पेड़ है। दिस इज ए मैंगो ट्री, इसमें है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट ए मैंगो ट्री, ये कंप्लीट जो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये 3 आए और इसमें देखो हमारे को नोट का आवश्यकता नहीं पड़ी। हिंदी वाक्यों के अंदर जो है वो नहीं आने पर और इंग्लिश के अंदर नोट आने पर वाक्य जो है वो नकारात्मक बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो जैसे देखो इसी वाक्य के अंदर नेगेटिव बना के देखें तो इट इज़ नॉट ए लॉयन, इट इज़ नॉट ए लॉयन, तो ये वाक्य जो है वो नकारात्मक कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा।
तो इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस जो है उसके अंदर दो प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो पहली वाक्य जो है वो हमारा असर्टिव, जिसके अंदर दो प्रकार के वाक्यों को हमने समझा कि सिंपल सेंटेंस जो है उसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं होता है, वो साधारण कथन कहते हैं, सकारात्मक कथन कहते हैं। और जिन वाक्यों के अंदर नोट लगा होता है वो नकारात्मक कथन कहते हैं, नेगेटिव वाक्य जो उनको कहते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे प्रकार के वाक्य जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं, जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है, कुछ प्रश्न वगैरह पूछने होते हैं, तो उनके लिए हम लोग कौन से सेंटेंस प्रयोग करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो उनका प्रयोग करते हैं। इनके अंत के अंदर जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह जो उसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क जो उसको लगा होता है, उसको जैसे इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वाक्यों के अंत में, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है वो वहाँ पर वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाएगा। जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्न जो है, अब क्वेश्चन जो है ऊपर वाक्य हमने देखे, असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस थे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो उनको समझेंगे हम लोग कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के हैं। तो प्रश्न पूछने के हमारे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। प्रश्न जो है यहाँ लिखा है कि प्रश्न जो है वो दो उद्देश्यों से हम लोग पूछते हैं सामने वाले व्यक्ति के हाँ या ना में स्वीकारोक्ति करने के लिए, कंफर्मेशन लेने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात से सहमत है या नहीं है, और उसका उत्तर हाँ में आ रहा है या ना में आ रहा है, उसको बोलते हैं कंफर्मेशन टाइप के प्रश्न, और हिंदी में बोलते हैं स्वीकारोक्ति प्रकार के प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है प्राप्त करने के लिए हम लोग जो पहले प्रकार के प्रश्न है वो पूछते हैं। और इनमें जो है दूसरे प्रकार के वाक्य जो होते हैं उनके अंदर हम लोग उत्तर हाँ या नहीं में कंफर्मेशन के लिए अंदर नहीं प्राप्त कर सकते हम लोग, उनमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सूचना प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ लिखा है कि प्रश्न जो है हमारे इस प्रकार से जो है दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक तो सामने वाले के हाँ या नहीं में उत्तर जानने के लिए, और दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो उद्देश्य दो होते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे। तो यहाँ हमने पहले लिया है कन्फर्मेशनल टाइप, जिसको यस नो टाइप के प्रश्न भी बोलते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यस नो टाइप प्रश्न है वो कन्फर्मेशनल क्वेश्चन को कहा जाता है, इसको यस नो टाइप नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो ज़्यादातर किससे शुरू होते हैं, सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उससे प्रारंभ होते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि पहला वाक्य जो है आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, दूसरा वाक्य डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पहला नियम तो इसका ये है कि इस प्रकार के वाक्य जो है वो सहायक क्रियाओं से प्रारंभ होते हैं तथा इनका उत्तर हाँ और नहीं में आ जाता है। यस और नो में इनका उत्तर दे सकते हैं हम लोग, एक ही वाक्य एक ही शब्द बोलकर हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं यस या नो। तो उन प्रकार के वाक्यों को कन्फर्मेशनल क्वेश्चन या यस नो टाइप के प्रश्न कहा जाता है। तो ये पहले प्रकार के क्वेश्चन हो गए हमारे प्रश्नवाचक वाक्य जो पहले प्रकार के। और इसके बाद में दूसरे प्रकार के प्रश्न जो आगे हमारे इन्फॉर्मेशनल टाइप के, जिसमें हम लोग सामने वाले व्यक्ति से कोई सूचना मांगते हैं और वो व्यक्ति जो है उस सूचना को बोल करके हमारे को बताना पड़ता है, एक वाक्य के अंदर या कुछ एक दो वाक्यों के अंदर उस सूचना को हमारे को बोलकर बताता है। तो उनको इन्फॉर्मेशनल टाइप के प्रश्नों को कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है इस प्रकार के वाक्यों का प्रारंभ जो है वो प्रश्नवाचक शब्दों से होता है। यहाँ ये मेन चीज़ है जिसको हम लोग समझेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्या होते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्दों से इनका प्रारंभ होता है, जिनको WH वर्ड्स बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर WH वर्ड जो है वो प्रश्न बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमारी नॉलेज में कुछ शब्द मैं नीचे लिख रहा हूँ, इनको आप ध्यान से समझेंगे, नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर और इनको बार बार रिपीट करेंगे कि किस WH वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। WH वर्ड जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला WH वर्ड है वाट। वाट जो है इसके प्रोनाउंसिएशन जो है वो सबके उच्चारण देखो यहाँ लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या काम करते हैं। जो पहला WH वर्ड है वाट, तो वाट जो है वो क्या, इसका हिंदी उच्चारण होता है क्या। वाट को हिंदी में बोलते हैं क्या। ये कर्ता या कर्म के बारे में पूछने के लिए करते हैं प्रयोग में। कर्ता या कर्म के बारे में जब कोई प्रश्न पूछना होता है तो वाट से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। तो कर्म के बारे में जानने की वो सामने वाला व्यक्ति क्या खा रहा है। वाई दूसरा है वाई। वाई जो है वो क्यों, कारण जानने के लिए। जो सामने वाला व्यक्ति कोई काम कर रहा है और वो वैसा क्यों कर रहा है उसका कारण जानने के लिए हम लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसको बोलते हैं WH वर्ड वाले कौन से क्वेश्चन, वाई से प्रश्न उसको पूछा जाएगा। व्हेन जो है उसको हिंदी में बोलते हैं कब, और क्रिया के घटित होने का समय। और वाट जो है कर्ता और कर्म के बारे में पूछता है। वाई कारण जानता है कि कोई आदमी को ऐसा कारण क्यों कर रहा है। वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो रोने का कारण पूछ रहा है। तो व्हेन जो है ये क्रिया के घटित होने का समय
जानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब कितने बजे उठते हो, तो उठने का समय जो जानने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, व्हेन। और इसके नेक्स्ट है हु जो है इसको हिंदी में बोलते हैं कौन, और ये ज़्यादा कर्ता का पता लगाने के लिए कि कोई काम जो है वो किस व्यक्ति ने किया है उसके पता लगाने के लिए जो हु से प्रश्न पूछते हैं। और इसे नेक्स्ट जो है हमारा है वेयर जो है वो कहाँ का, हिंदी में बोलते हैं कहाँ, और स्थान का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई घटना, कोई चीज़ जो है वो कहाँ पर रखी गई है या कहाँ पर हुई है, तो ज़्यादातर जो स्थानों का पता लगाने के लिए इससे प्रश्न पूछे जाते हैं वेयर से। हाउ जो है इसको हिंदी में बोलते हैं कैसे, और हाउ का प्रयोग किया जाता है कि कोई क्रिया जो है वो किस प्रकार से घटित होती है या हुई थी, तो उनका बारे में जानने के लिए हम लोग हाउ का प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया के घटित होने का तरीका जानता है, ये तरीका पूछने के लिए सामने वाले व्यक्ति से हम लोग कोई काम उसने किस प्रकार से किया तो या करता है वो, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या प्रश्न पूछेंगे, हाउ से पूछेंगे कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय कैसे जाते हो। हाउ मच जो है वो कितना, मात्रा जानने के लिए, किसी भी चीज़ की मात्रा जो है वो कितनी चाहिए किसी को, या कितना किसी को देना है हमारे को, तो वो जानने के लिए हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं और इसको बोलते हैं कितना। और कितना कितनी के लिए 3-4 वर्ड है नीचे, तो इनको आप लोग ध्यान से, इनके अंदर क्या क्या अंतर है। हाउ मच जो है वो तो जानता है मात्रा जानने के लिए कितनी मात्रा, ठीक है। हाउ मच मिल्क डू यू हैव इन मील, भोजन के समय तुम लोग कितना दूध लेते हो, तो दूध की मात्रा जानने के लिए हाउ मच से प्रश्न पूछेंगे। हाउ मैनी जो है वो क्या करता है, कितनी संख्या जानने के लिए, ये भी कितनी जो है वो संख्या जानता है। हाउ मैनी चपाती डिड यू ईट, तुमने कितनी चपाती खाई, तो हाउ मैनी जो संख्या पूछने के लिए, संख्या जानने के लिए हाउ मैनी से प्रश्न हम लोग पूछते हैं। और हाउ लॉन्ग जो है वो कितनी देर तक या कितना लंबी कोई वस्तु जो है उसकी लेंथ जो है वो कितनी लंबाई है उसको जानने के लिए हाउ लॉन्ग जो है उसके प्रश्न पूछते हैं। कोई व्यक्ति कितनी देर तक, जैसे पूछते हैं हम लोग हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी एट द रेलवे स्टेशन, तुमने कितनी देर तक मेरे लिए इंतजार किया, तो कितनी देर पूछने के लिए हाउ लॉन्ग, और कितना लंबा, लंबाई जानने के लिए हाउ लॉन्ग वाज द स्नैक, जैसे कि सांप जो है वो कितना लंबा था, लंबाई जानने के लिए हाउ लॉन्ग जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो हाउ फार नीचे है हाउ फार मतलब कितना दूर जानने के लिए कि कोई स्थान किसी स्थान से कितना दूर है। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द स्कूल, विद्यालय से तुम्हारा घर जो है वो कितना दूर है, तो कितना दूर जानने के लिए हाउ फार। तो ये WH वर्ड्स है, इनको याद रखना हमारे को, जो इन्फॉर्मेशनल प्रश्न होते हैं हमारे, जिनमें कुछ सूचनाएं हम लोग सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं, तो वो सूचनाएं पूछने के लिए हम लोग इस प्रकार के WH वर्ड जो उनका प्रयोग करते हैं। वाट मतलब क्या, कर्ता के बारे में जानने के लिए। वाई मतलब क्यों, कारण जानने के लिए। व्हेन मतलब कब, क्रिया के घटित होने का समय जानने के लिए। हु मतलब कौन, कर्ता का पता लगाने के लिए। वेयर मतलब कहाँ, कोई घटनाक्रम कहाँ हुआ है उसका स्थान का पता लगाने के लिए। हाउ मतलब तरीका जानने के लिए किसी क्रिया के घटित होने का। हाउ मच जो है वो कितनी मात्रा जानने के लिए। हाउ मैनी जो है वो कितनी संख्या जानने के लिए। हाउ लॉन्ग जो है वो कितनी देर या कितना लेंथ जो लंबाई जानने के लिए। और हाउ फार जो है वो कितना दूर है, कितना दूरी लेंथ जानने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे WH वर्ड्स हैं, जो 2 प्रकार के प्रश्न हमने ऊपर पढ़े हैं। कि पहला सेंटेंस जो था असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े हम लोग, कि 2 प्रकार के वाक्य जो है, एक वाक्य सकारात्मक अर्थ देते हैं, दूसरे वाक्य नकारात्मक अर्थ देते हैं। दूसरे प्रकार अर्थों के आधार पर दूसरे प्रकार के वाक्य थे इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाक्य जो है वो प्रश्न पूछने का अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं, इसलिए अर्थों के आधार पर दूसरे प्रकार के वाक्य है इंटेरोगेटिव। अब तीसरे प्रकार के वाक्य जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य भी बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो इनको बोलते हैं आज्ञा सूचक या इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है। इनसे जो है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कई अर्थ जो है वो छिपे हुए हो सकते हैं। वो अर्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला अर्थ हो सकता है आज्ञा, ऑर्डर या कमांड। किसी सामने वाला व्यक्ति, जो कहने वाला व्यक्ति अगर बड़ा है तो वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। और अगर वो इक्वल है, बराबर का है, तो वो कुछ कह रहा है आपसे कुछ करने के लिए, तो वो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। तो ज़्यादातर आज्ञा सूचक वाक्यों का पहला कार्य जो है वो आज्ञा देने के लिए, किसी को ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है प्रार्थना, रिक्वेस्ट करने के लिए। जब हम लोग किसी से कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो वाक्य हम लोग बोलते हैं उसके अंदर जो रिक्वेस्ट का भाव आता है, अर्थ आता है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। रिक्वेस्ट करने के लिए और परामर्श करने के लिए, किसी को कोई एडवाइस देनी है तो सलाह देने के लिए, या किसी से कुछ कहने के लिए, करने का बोध होता है, तो इस प्रकार के वाक्य जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो वो कहलाते हैं। इन वाक्यों को नीचे हम लोग और डिटेल से पढ़ते हैं। जो हमारे
इम्पेरेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक इंप्रेशन होता है जिसमें अफर्मेटिव बोलते हैं, जो ऊपर वाक्य पढ़े थे हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव, वो इसके अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ इम्पेरेटिव वाक्य जो अफर्मेशन रखते हैं, कुछ नेगेटिवनेस रखते हैं, अपने अंदर नेगेशन रखते हैं। तो जैसे पहला वाक्य देखो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ये कौन से प्रकार का वाक्य हो गया? हमारा इम्पेरेटिव वाक्य हो गया। किसी को दरवाजा बंद करने की आज्ञा या कहा जा रहा है, दरवाजा बंद करने के लिए ऑर्डर कमांड की जा रही है उसको, ठीक है। तो ये शट द डोर, ये वाक्य जो वो क्या हो गया? हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। और ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसके अंदर नोट नहीं लगा हुआ है। नियम इसके क्या क्या है? ऐसे वाक्यों के अंदर क्रिया से पहले कर्ता यू छिपा हुआ रहता है। जैसे इस वाक्य के अंदर यू आया तो नहीं है, लेकिन यू अपने आप जिस वाक्य को, जैसे किसी व्यक्ति को सामने खड़ा है हमारे, उसको हम लोग ये सेंटेंस बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है अपने आप कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे को कह रहा है। तो यहाँ इस वाक्य के अंदर यहाँ पर जो है वो वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर जो है वो यू जो है ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर यू जो है वो छिपा हुआ है और सामने वाला व्यक्ति उसको यू अपने आप समझ लेगा कि यू शट द डोर, अरे तुम ये दरवाजा बंद कर दो। तो वहाँ पर यू जो है वो क्या है? अंडरस्टूड मान लिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों के अंदर क्रिया से पहले यू जो है वो छिपा हुआ रहता है। जैसे मुझे अपनी पुस्तक दिखाओ, शो मी योर बुक, शो मी योर बुक। या तो इस वाक्य के अंदर भी यहाँ पर जो है यू जो छिपा हुआ है, सामने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तुम मुझे अपनी किताब दिखाओ। और इसका नियम रूल नंबर 2 है कि ऐसे वाक्यों के अंदर क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर पाई जाती है। दोनों वाक्यों के अंदर देखेंगे यहाँ पर शट भी फर्स्ट फॉर्म है और सो जो है वो सेकंड वाक्य जो है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो जो इम्पेरेटिव वाक्य होती है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों का आदत करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो इस वाक्य के अंदर देखेंगे कि रेस्पेक्ट वर्ड जो है यहाँ पर ऑलरेडी यू छिपा हुआ है, फिर से यहाँ पर यू है कि यू रेस्पेक्ट योर एल्डर, कि तुम्हें अपने जो बुजुर्ग है, बड़े हैं, उनका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये जो रेस्पेक्ट वर्ड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है लगी हुई है। नियम नंबर 3 जो है वो क्या है? प्रार्थना वाले वाक्यों के अंदर कृपया या कृपा शब्द जो है वो लगा हुआ रहता है। जब किसी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो हिंदी में प्रार्थना करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करने कृपया शब्द का यूज़ करते हैं और इंग्लिश में जो है वर्ड हमारा प्लीज़ है। जैसे कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। तो इसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा वाक्य, लेकिन जो वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर क्या लगा दी जाएगी? प्लीज़ नाम से स्टार्ट किया जाएगा। यदि वाक्य के अंदर संबोधन कारक का नाउन है तो वह वाक्य के प्रारंभ या अंत में प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम लेकर के इम्पेरेटिव वाक्य बोले जा रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम वाक्य के शुरू में और वाक्य के अंत में भी लिखा जा सकता है। जैसे इस वाक्य के अंदर देखो, हितेश यहाँ आओ, तो यहाँ पर इसने देखो हितेश जो है उसको स्टार्टिंग के अंदर लिख दिया है। हितेश को वाक्य के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। कम हेयर और कम हेयर हितेश, ये दोनों वाक्य जो है वो यहाँ हितेश इस वाक्य के अंदर दोनों वाक्य समझाए हैं कि इसमें हितेश को पीछे लिखा है और ये दोनों वाक्य अलग अलग है। यहाँ से ये वाक्य अलग इधर वाला और ये इधर अलग है, ठीक है। तो ये हितेश जो है वो किसी का जब नाम लेकर संबोधन के साथ में बोला जाता है तो वो वाक्य कम हेयर यहाँ आने के लिए क्या दे रहा है? वो कमांड दे रहा है उसको आने के लिए। तो ये कौन से वाक्य होंगे? हमारे इम्पेरेटिव वाक्य होंगे। इसमें भाव कौन सा आ रहा है? कमांड करने का, रिक्वेस्ट करने का और आदेश करने के जो वाक्य होते हैं वो इम्पेरेटिव कहलाते हैं। ज़्यादातर जो सुझाव देने वाला आदेश अर्थ आएगा, तो सुझाव देने वाला प्रस्ताव जो भाव करने के लिए किसका प्रयोग होगा? लेट शब्द जो है वो प्रयोग किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को कोई सुझाव काम करने के लिए देने के लिए। उसे स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल। लेट के साथ में जो इसका लेट का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखा जाता है, किसे करने दो कोई काम या किसे करना चाहिए कोई काम, तो वो इसके लेट के साथ में लिख दिया जाएगा। लेट रमेश गो टू स्कूल, रमेश को स्कूल जाने दो, या लेट हिम गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने दो। तो ये इम्पेरेटिव वाक्य है जिनके अंदर सारों के अंदर क्या है? अफर्मेटिव टाइप के वाक्य हैं। सकारात्मक सुझाव, आदेश और प्रार्थनाएं जो वो की जा रही है। अब इनमें अगर नेगेटिवनेस आ जाती है, जब इनमें नहीं शब्द आ जाता है, डू नॉट वगैरह ऐसे लिख देते हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन वाक्य वो भी क्या कहलाएंगे? इम्पेरेटिव ही कहलाएंगे। तो इनमें नियम नंबर 1 देखते हैं। यदि वाक्य के में मत आया हो कि ऐसा मत करो, ठीक है, तो उस वाक्य के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? मत के लिए क्या लिखेंगे? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डू नॉट लिखेंगे। इसको शॉर्ट में डोंट भी लिखते हैं। तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे पुस्तकालय में बातचीत मत करो, ये सेंटेंस आएगा। जैसे मान लो कि जो लाइब्रेरी में कोई बच्चे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि पुस्तकालय में बातचीत मत करो, तो यहाँ डू नॉट यहाँ वर्ब से शुरू होगा और स्टार्टिंग में क्या लगा दिया जाएगा? डू नॉट। और यहाँ यू ऑलरेडी समझ लिया जाएगा। जिसको कहा जा रहा है उसको अपने आप ही समझ जाएगा कि मेरे को कहा जा रहा है कि यू डू नॉट
टॉक इन द लाइब्रेरी, तुम्हें लाइब्रेरी में बात नहीं करनी चाहिए, तुम लाइब्रेरी में इतने जोर से मत बोलो। डू नॉट स्पीक सो लाउडली, इतना जोर से मत बोलो, यहाँ भी डू नॉट का प्रयोग हुआ है, यहाँ डू नॉट जो है वो लगाया गया है, लाउडली बोलने से मना कर रहा है। तो ये सारे वाक्य जो है वो क्या है तो इम्पेरेटिव, लेकिन इनमें क्या एक प्रकार का मना करने का भाव आ रहा है, अर्थ आ रहा है। तो ये क्या हो, कौन से वाक्य हो गए, नेगेटिव है, साथ में अपने जो इम्पेरेटिव वाक्यों के अंदर नेगेटिवनेस लगते हैं। यदि वाक्य में कभी मत या कभी न आया हो तो नेवर का प्रयोग होगा। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ या कभी नहीं करता हूँ, तो वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं। तो इसको आगे वाक्य के अंदर अगले पेज पर समझते हैं हम लोग। जैसे कभी किसी को गाली मत दो, नेवर। कभी नहीं करने के लिए वर्ड जो है वो यूज होगा नेवर, और इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको, और यू जो है यहाँ पर अपने आप समझ लिया जाएगा कि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है कि अरे भाई तुम किसी को भी कभी भी गाली नहीं निकालनी चाहिए। तो वहाँ यू जो है वो हमेशा इस प्रकार के वाक्यों के अंदर अंडरस्टूड ही रहता है, इम्पेरेटिव वाक्यों के अंदर। नेवर अब्यूज एनीवन, कृपया के लिए वाक्यों के अंत में प्लीज़ लगाते हैं। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं कि जो रिक्वेस्ट करने वाले वाक्य होंगे वो प्लीज़ से स्टार्ट होंगे, जैसे प्लीज़ डू नॉट वॉक विद मी, और साथ में तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में मना कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए कि भाई ऐसा भाई मैं मत करो मेरे साथ में। तो वहाँ पर जो है प्लीज़ के साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। प्लीज़ गिव मी यू पेन, ऊपर हमने पढ़ा था अफर्मेटिव वाक्य होंगे, उनमें तो करने के लिए कहा जाएगा कि यार प्लीज़ ऐसा करो, और इसमें कह रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तो वहाँ पर इसका डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा साथ में। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में दो लिखा हुआ है तो इससे पहले वर्ब में ना नी ने लगा हुआ हो तो वाक्य को लेट से शुरू करते हैं। ये सुझाव वाले वाक्य होंगे कि किसी को ऐसा करने दो, ऐसा होने दो, और वर्ब के साथ में ना नी ने लगा हुआ हो तो वाक्य को लेट से शुरू करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा आरंभ में डू नॉट लगाते हैं। जैसे वाक्य को नीचे समझते हैं अपने ध्यान से। जैसे उसे दिन में मत सोने दो, डू नॉट लेट हर स्लीप इन द डे। तो देखिए यहाँ पर कि वाक्य के अंत में क्या लगा होना चाहिए, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर दो आ जाए, जैसे इस वाक्य के अंदर दो आया हुआ है अंत में, ठीक है, और उससे पहले वर्ब के अंदर ना नी लगा हुआ है, ना नी ने लगा हुआ है, यहाँ पर देखो ये ने लगा हुआ है, वर्ब के अंदर ना नी ने, अंत में तो दो लगा हुआ हो और वर्ब उससे पहले जो वर्ब लगी हुई है उसमें ना नी ने लगा हुआ हो तो वाक्य को लेट से शुरू करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये मना कर रहा है तो ये डू नॉट से शुरू होगा, और यहाँ लेट लगा दिया, डू नॉट नहीं मत करने दो उसको, लेट सोने दो, हर उसे यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है। डू नॉट लेट हर स्लीप इन द डे, उसे दिन में मत सोने दो, ठीक है। तो ये प्रकार के वाक्य हो गए। तो ये तीसरे प्रकार के हमारे इम्पेरेटिव वाक्य जो है वो हो गए। इसके बाद चौथे फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस जो हमारे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। ज़्यादातर इनको किसी को विश करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग करने के लिए जो है इन प्रकार के वाक्य, जिन वाक्यों के अंदर आशीर्वाद के भाव होते हैं या शुभकामनाओं देने के भाव होते हैं, वो सारे वाक्य जो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो वो कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट की जाती है। ये वाक्य मे या गॉड या मे गॉड दोनों से प्रारंभ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे ईश्वर तुमको सफलता प्राप्त करे, तो यहाँ पर देखिए वाक्य मे गॉड से शुरू हो रहा है, तो ये ऑप्टेटिव प्रकार का वाक्य है, सामने वाले व्यक्ति के लिए शुभकामना कर रहा है और उसको आशीर्वाद दे रहा है, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफलता प्राप्त करे। इन वाक्यों के अंत में संबोधन चिन्ह जो इस प्रकार का सेंटेंस में लगा हुआ होता है, ये सेंटेंस जो, ठीक है, जिससे भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे, गॉड मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड, यहाँ मे गॉड से स्टार्ट हो रहा है, प्रोटेक्ट करे, ये शुभ कामना कर रहा है, उसको विश कर रहा है कि वो भगवान उसके पति की क्या करे, रक्षा करे। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इनकी दो पहचान मेन होगी कि ये मे या गॉड शब्द से शुरू होंगे और अंत में इनके इस प्रकार का चिन्ह जो है उसका बीच में चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाएगा, और इस प्रकार के वाक्य जो है किसी व्यक्ति के लिए किसी आशीर्वाद या शुभकामनाओं से संबंधित अर्थ जो वो रखते हैं। अब इसके बाद चौथा प्रकार का वाक्य जो है वो है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका उच्चारण है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। विस्मय सूचक वाक्य, इन वाक्यों में अचानक होने वाली प्रसन्नता, ये हमने पढ़ा था कि जब कभी भी शुरू के अंदर, जब मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में आकर कि जब कभी भी अचानक ही किसी घटना के कारण हमें अत्यधिक मात्रा में प्रसन्नता होती है अचानक ही, या अचानक ही दुख होता है, तो हमारे मुंह से कुछ अचानक ही कुछ सेंटेंसेस जो वो निकलते हैं, वो सारे सेंटेंस जो है वो कौन से कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो वो कहलाते हैं। आश्चर्य आदि के भावों का उपयोग होता है इनके वाक्यों के अंत में, प्राय संबोधन चिन्ह जो है वो इस प्रकार का साइन जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगा होता है।
और कुछ शब्द है वो ज़्यादातर इनके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द आपको पहचानने होंगे, इनको याद रखना होगा कि अलास, आ, हुर्रा, हे, हो, ये शोर मचाने वाले जो शब्द हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर वो शब्द जो है वो ज़्यादा प्रयोग किए जाएंगे। और इंटरजेक्शन जो है वो संबोधन के बाद तुरंत संबोधन चिन्ह जो वो प्रयोग किया जाता है। और इसके कुछ रूल्स है वो यहाँ देख लेते हैं कि इन वाक्यों में कितना, कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है, और इन शब्दों के अनुवाद के लिए वाक्य के प्रारंभ में व्हाट और हाउ का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वाक्यों के अंदर जिनमें कितना या कैसा होगा तो वह वाक्य किसी से पढ़ाए जाएंगे, व्हाट और हाउ से। ठीक है। अचानक मान लो आश्चर्य होता है, कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे कितना सुंदर फूल है, अरे कैसा सुंदर फूल है। ठीक है, तो वो वाक्य जो कौन से होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे, उसको फूल की सौंदर्य को देख करके आश्चर्य हो रहा है। और उस पर वाक्य सेंटेंस जो होंगे कितना कैसा वाले, वो व्हाट और हाउ से शुरू होंगे। जब कितना के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग होता है, जैसे वह कितनी सुंदर है। तो यहाँ कितना, कितनी जो है ये शब्द आया है, और इसके बाद में विशेषण आया है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता को दिखाते हैं। तो उसकी विशेषता क्या है, सुंदर होना। तो सुंदर होना से पहले कितना, कितनी ये शब्द लग गया है, तो वो वाक्य जो किससे शुरू होगा, हाउ से बनेगा। जैसे देखो नीचे वाक्य देखते हैं हम लोग, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कि वह जो है वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है। तो ये नियम नंबर 3 जो है इसमें हाउ लगा दिया, और ब्यूटीफुल जो है वो हाउ के साथ में वो विशेषण जो विशेषता है वो हाउ के साथ में लिखी जाएगी कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो नियम नंबर 3 जो है वो, जब कितना, कितनी, कितना के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट ए का प्रयोग होता है। और जैसे देखो कितना, कितनी ऊपर भी पढ़ा था हमने, यहाँ कितना, कितनी आया है और इसके बाद विशेषता आई है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक नाउन भी आ गई, एक संज्ञा भी आ गई, लड़के आ गया मान लो, तो वहां पर क्या आगा, व्हाट ए, इससे शुरू होगा वाक्य, हाउ से और उनसे शुरू नहीं होगा। तो व्हाट ए स्टूपिड बॉय यू आर, तुम कितने मूर्ख लड़के हो, व्हाट ए स्टूपिड बॉय यू आर। तो ये जो है हमारे 5 प्रकार के वाक्य हैं। इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की हमारे को कोई बात नहीं है, हमारे को तो वाक्यों के प्रकारों को समझना है केवल। और वाक्य की रचना जो है वो आगे ग्रामर के अंदर हम लोग जब समझेंगे तब आपको इनकी पूरी रचनाएं जो है वो समझ में आ जाएगी कि वाक्य जो ये किस प्रकार से बने हुए हैं। तो जैसे देखें इस प्रकार से वाक्य के स्टार्टिंग से देख लेते हैं वापस, काइंड ऑफ सेंटेंस के अंदर कि जो हमारे सेंटेंसेज है वो अर्थों के आधार पर, रचना के आधार पर 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। और आज की वीडियो के हम लोग के अंदर डिस्कस किया कि अर्थों के आधार पर वाक्य जो है वो मीनिंग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। असर्टिव वाक्य जो इसमें हमने पढ़े थे कि साधारण वाक्य साधारण कथन कहते हैं, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक भाव पाया जाता है। इंटेरोगेटिव वाक्य प्रश्न पूछने का अर्थ रखते हैं। इम्पेरेटिव वाक्य आदेश और विनम्रता के अर्थ रखते हैं। ऑप्टेटिव वाक्य आशीर्वाद, इच्छा या ब्लेसिंग वगैरह करने के अर्थ रखते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो वो अचानक ही होने वाले खुशी, दुख या आश्चर्य को दिखाते हैं। तो ये अर्थों के आधार पर 5 प्रकार के वाक्य थे जिनको हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ा है। तो ये वाक्यों के प्रकारों के नाम हैं, WH वर्ड्स है, इनको आप लोग ध्यान से याद करेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो भी कोई चीज़ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आई है और कन्फ्यूजन्स है उनको आप ज़रूर क्लियर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो छोड़ें आप अपने, और उनका रिप्लाई हम देंगे, देने की पूरी कोशिश करें कि जल्दी से आपको रिप्लाई दिया जाए। और आज की वीडियो, इस वीडियो से संबंधित जो नोट्स है जो आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखें, वो आपको ऊपर की ओर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस आई बटन के अंदर आपको इसके नोट्स जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो वहाँ से जो वीडियो प्ले है हो रही है उसको आप वीडियो को देख करके अपने नोट्स के अंदर, नोटबुक के अंदर इनके नोट्स जो है वो ज़रूर लिखें और उनको 2-4 बार पढ़ें, जिससे आपको पूरा मैटर जो वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी है इसके बारे में अपने जो विचार जो है हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।